नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 6 में और आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है ना? हाँ, मल्हार से हम एक पाठ को देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये बताइए बच्चों कि आप कहाँ रहते हैं? आप अपने गांव का नाम बता रहे हैं। और ये गांव कहाँ है बच्चों? कौन से जिले में है, कौन से शहर में है या कौन से देश में है? क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको तो अपना जिला, शहर, गांव, देश सभी का नाम पता है। तो ये देश क्या होता है बच्चों? और देश में क्या बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत सारे गांव होते हैं? हाँ, ये तो आप जानते ही हैं। बहुत अच्छे। लेकिन बच्चों, आप ये बताइए कि एक शब्द जो हमारे देश के लिए, हमारे जन्म स्थान के लिए या जहाँ हम रहते हैं उसके लिए एक शब्द आता है, वो क्या होता है? जन्मभूमि, मातृभूमि या और क्या कहते हैं बताइए? जन्मस्थान। हाँ, तो आज हम जिस पाठ की तरफ चल रहे हैं उस पाठ का नाम भी मातृभूमि है। तो हम लोग पाठ 1 में आज हम लोग मातृभूमि के बारे में एक कविता के रूप में देखेंगे और हम देखेंगे कि मातृभूमि किसे कहते हैं, मातृभूमि होती क्या है और मातृभूमि को मातृभूमि क्यों कहते हैं। मातृ का अर्थ पता है बच्चों? मातृ का अर्थ होता है माता और भूमि का अर्थ जमीन। तो माता की भूमि नहीं, हमारी मातृभूमि यानी कि हमारी माता, मातृभूमि, माता भूमि, जिसको कि जहाँ हम लोग देश में रहते हैं, इस देश को भी मातृभूमि कहा जाता है क्योंकि ये हमारी भूमि है, यानी हमारा देश है और इसी देश में हम रहते हैं। ये हमारी पहचान है और यहाँ हमें सुरक्षा मिलती है और हमें बहुत ही अपनापन मिलता है। आपने देखा होगा बच्चों, जहाँ हमारा जन्म होता है वहाँ के हम निवासी कहलाते हैं, है ना? हाँ, जैसे आप जिस गांव में आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपको बड़ा लगाव होता है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के घर, वहाँ के नदियाँ, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जो राह होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ के स्कूल, है ना? एक बड़ा खास लगाव होता है। अगर थोड़े दिन के लिए आपको कहीं जाना होता है तो फिर से आपको अपने गांव की, घर की, अपने शहर की याद आने लगती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आप बिना अनुमति के किसी भी दूसरे देश में, यानी कि दूसरे जो अलग देश होते हैं वहाँ आप नहीं जा सकते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती है। पहले हमें अनुमति लेनी होती है, तभी आप दूसरे देश में जा सकते हैं। तो अपना जो देश होता है बच्चों, अपनी जो मातृभूमि होती है, यहाँ हम स्वतंत्र होते हैं। यहाँ हम किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत स्वच्छंद हैं, है ना? लेकिन दूसरे देशों में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले अनुमति लेनी होती है कि आप वहाँ कितने दिन के लिए रहने वाले हैं, कितने दिन के लिए वहाँ किस काम से जा रहे हैं। ये सब बंदिशें होती हैं। लेकिन हमारे देश में, अपने देश में, अपनी मातृभूमि में हम लोग बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग विकास के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मन में हैं वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, है ना बच्चों? तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे कि मातृभूमि क्या है और हमारी मातृभूमि तो बहुत ही समृद्ध है। तो आप अपनी मातृभूमि का नाम बताइए। हाँ, अपने देश का नाम बताइए। तो हाँ बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, हमारी मातृभूमि, हमारे देश का एक बहुत सुंदर नक्शा, है ना, बना हुआ है और आप तो इसे पहचानते ही हैं और इसका नाम है भारत, है ना बच्चों?
इंग्लिश में इसे इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके पाठ में आज कौन कौन सी बातें मातृभूमि के लिए कही गई हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं कि एक कविता जो किसी कवि ने, कवि का हम लोग नाम भी जानेंगे, लेकिन आप देखिए पहले कविता कि उन्होंने अपने मन के भावों को, अपने देश के प्रति सम्मान, अपने देश के प्रति प्रेम को कैसे इस कविता में उजागर किया है। चलिए कविता को देखते हैं और उसके भावार्थ को भी समझते हैं। चलिए बच्चों, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। कहने का अर्थ है कि आप यहाँ एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ को देख रहे हैं, हिमालय पहाड़। हाँ बच्चों, हमारे देश का जो नक्शा है भारत देश और हमारी जो मातृभूमि है, इसके उत्तर में बहुत ऊंचा हिमालय पहाड़ है। और ये जो पहाड़ है इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, जैसे लगता है ये कि आकाश को चूम रहा है, यानी कि आकाश तक इसकी चोटियाँ गई हुई हैं, ये छूता है। और नीचे चरण तले झुक, चरण यानी पाँव, तले झुक, झुक मतलब नीचे की तरफ, नित सिंधु झूमता है। सिंधु क्या है बच्चों? सिंधु है एक नदी। हाँ, तो नदियाँ कहाँ जाती हैं बच्चों? नीचे की तरफ, है ना। तो नदियाँ हमेशा नीचे की तरफ बहती हैं। तो ऐसा लगता है कि हिमालय का वो चरण चूम रहा है, वहाँ झूम रहा है। ये जो कविता है बच्चों, 4 पंक्तियों की कविता, इसे आपको याद भी करना है और आप याद करके देखिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और अब हम लोग विस्तार से इसके भावार्थ को देखते हैं। चलिए देखिए, हिमालय तो बहुत ऊंचा है और ऐसा लगता है जैसे वह आकाश को छू रहा है। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया। वहीं समुद्र सिंधु उसके पैरों के पास झुककर झूमता है। यह पंक्ति भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। यहाँ हिमालय को ऊंचा खड़ा कहा गया है, मतलब यह पर्वत बहुत ऊंचा और महान है। आकाश चूमता है का मतलब है कि हिमालय इतनी ऊंचाई तक जाता है कि वह आकाश के करीब लगता है। और नीचे चरण तले झुक का अर्थ है कि समुद्र सिंधु हिमालय के पैरों के नीचे झुकता हुआ लहराता है। कहने का अर्थ है कि इतना ऊंचा पहाड़ और नदियाँ जब उससे नीचे की तरफ आती हैं तो वो लगता है कि चरणों में झूम रही हैं। तो बच्चों, ये जो पहाड़ है हमारे देश का प्रहरी भी है। एशिया की तरफ से आती हुई ठंडी हवाओं को भी ये रोकता है, नहीं तो हम पूरे साल बर्फ से जमते रहते, थरथराते रहते, ठिठुरते रहते। तो ये बर्फीली हवाओं को भी रोकता है, इसीलिए हम इसे प्रहरी भी कहते हैं कि ये हमारे देश का प्रहरी भी है। बच्चों, ये हिमालय बहुत ही सुंदर है। आप जब जाएंगे या कभी आप चित्रों में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हिमालय पहाड़ कितना ऊंचा है। कुछ हिमालय की चोटियाँ बर्फ से सालों भर ढकी रहती हैं और कुछ पहाड़ियाँ जो उससे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारे जीव जंतु होते हैं। और जो सबसे निचली पहाड़ी होती है वहाँ भी लोगों का बसाव होता है, यानी कि लोग वहाँ भी रहते हैं हिमालय की तलहटी में। तो बच्चों, आप जब हिमालय के बारे में और भी जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये हिमालय हमारे देश में कैसे प्रहरी की भूमिका निभाता है और हमारी मातृभूमि की कैसे रक्षा करता है। चलिए अब हम अगले पंक्तियों की तरफ चलते हैं कि कविता में और क्या है। बच्चों, आगे की जो पंक्तियां हैं वो हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। देखिए,
त्रिवेणी क्या होता है बच्चों? जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहते हैं। और यमुन जो है बच्चों, ये है यमुना नदी। कभी कभी कवि जो हैं कविता को सुंदर बनाने के लिए अपने शब्दों को थोड़ा थोड़ा बदलते भी हैं। तो ये यमुन जो है यमुना नदी है। बच्चों, जब आप ये जानेंगे कि गंगा, यमुना और बहुत सारी नदियाँ जो हमारे देश में बहती हैं, ये जल धमनियाँ हैं, यानी इनसे हमारा जीवन समृद्ध होता है। बच्चों, गंगा, यमुना और सरस्वती, जब ये तीनों नदियाँ मिल जाती हैं तो त्रिवेणी का एक संगम बन जाता है। तो इसीलिए इसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, याद रहेगा ना बच्चों? हाँ, तो ये जो नदियाँ लहर रही हैं, मतलब लहरों को कहा गया है लहर रही हैं। इनकी जो लहरें हैं, समृद्ध लहरें, उन्हें ही लहर रही हैं कहा गया है। और जो छहर का शब्द जो एक आया है बच्चों, इसका अर्थ है पूरा बिखरना, यानी कि पूरी तरह से फैल जाना। जगमग छटा निराली, नदियाँ जब बहती हैं तो ऐसा लगता है कि जगमग 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 अपने रोशनी से वो चमक रही हैं। कभी भी आप जब सूरज की रोशनी में नदियों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसमें से एक रोशनी सी निकल रही है, एक सुंदर सी आभा निकल रही है। और जगमग छटा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, कविता में बताया जा रहा है कि ये जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं, यानी कि हर जगह यह बिखर बिखर कर जा रही हैं। बच्चों, चलिए अब इस 4 जो पंक्तियां हैं इसके हम लोग भावार्थ को भी अच्छे से देखते हैं और देखते हैं कि आप इसे लिखते भी हैं क्या। तो आप इसे देखकर लिख भी सकते हैं। चलिए आप लिखिए। देखिए, भारत की धरती नदियों से भरी हुई है और इसकी सुंदरता हर जगह दिखाई देती है। यह पंक्ति भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की भी बात हो रही है। जहाँ जब तीनों मिलती हैं तो त्रिवेणी हो जाती हैं। इसका मतलब है 3 नदियों का संगम गंगा, यमुना और सरस्वती लहर रही है, यानी कि इसकी लहरें हिलोरे मार रही हैं, मतलब नदियाँ बह रही हैं। जगमग छटा निराली का अर्थ है कि नदियों का दृश्य बहुत सुंदर और अद्भुत है। पग पग छहर रही हैं से यह दर्शाया गया है कि हर कदम पर प्रकृति का सौंदर्य फैल रहा है। हाँ बच्चों, प्रकृति जो है जब आप देखेंगे तो ये एक अद्भुत छटा बिखेरती है। चाहे वो नदियों की सुंदरता हो, चाहे वो जंगलों की सुंदरता हो, चाहे वो पहाड़ों की सुंदरता हो, ये हर जगह एक अद्भुत दृश्य बिखेरती हैं, अद्भुत दृश्य पैदा करती हैं। और आप देखेंगे कि जब आप इन दृश्यों में जाते हैं, देखते हैं, तो आप मंत्रमुग्ध होकर उनमें ही खो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे के पंक्तियों को हम लोग देखते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह पुण्य भूमि मेरी, यानी कि ये जो मेरी भारत भूमि है, मातृभूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये मेरी जन्म भूमि है। और ये स्वर्ण भूमि, यानी कि ये सोने की तरह चमकती हुई। तो यहाँ सोने का अर्थ सोना धातु नहीं है बच्चों, यहाँ समृद्धि से इसका अर्थ बताया जा रहा है, समृद्धि से इसका संबंध जोड़ा जा रहा है कि हमारा जो देश है वो सोने की तरह चमकदार है। यानी कि यहाँ हर तरह की समृद्धि, चाहे वो धन धान्य हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो प्राकृतिक सौंदर्य हो, चाहे वो नदियों का जाल हो, या पहाड़ों की सुंदरता हो, या जो यहाँ लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों में जो ज्ञान का प्रवाह होता है, जो ये ज्ञान की भूमि है, तो ये है सौंदर्य, ये हमारी जननी जन्मभूमि। तो इसलिए इसे स्वर्ण भूमि कहा गया है। जन्मभूमि है ये मेरी, और यही है हमारी मातृभूमि। बच्चों, यह पुण्य भूमि इसलिए भी कहा गया है कि यहाँ पे
बहुत सारे ऋषि मुनि हुए और यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग भी बहुत ही प्रेम से सद्भाव से और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसलिए इस भूमि को पुण्य भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में अनेकता में एकता को दर्शाया गया है। हमेशा देखा गया है कि यहाँ जितने भी प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं वो सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, आत्मसात भी करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी धर्म की कोई पर्व त्योहार होते हैं सभी लोग मिलजुल कर उसे मनाते हैं। तो इसीलिए ये पुण्य भूमि भी है, स्वर्ण भूमि भी है, ज्ञान की भूमि भी है। बच्चों चलिए अब इस 4 पंक्तियों के कविता का फिर हम लोग भावार्थ को देखते हैं बच्चों। और इन पंक्तियों के भावार्थ क्या हैं? यह पंक्ति मातृभूमि भारत की महिमा को दर्शाती है। पुण्य भूमि यानी वह भूमि जहाँ लोग अच्छे कर्म करते हैं, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। स्वर्ण भूमि का अर्थ है सोने जैसी कीमती भूमि, जो हमने अभी बात की, समृद्धि की। और जन्मभूमि यानी यह भूमि जहाँ कवि का जन्म हुआ है। कवि अपने इस मातृभूमि को, हमारे इस मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि भी बता रहे हैं। मातृभूमि से तात्पर्य अपनी माँ की तरह उस भूमि से है जो हमें सब कुछ देती है, यानी सुरक्षा तो देती ही है, हमारे रहने की जगह देती है, हमारे पोषण के लिए अन्न धन्य धान देती है और हमें एक सामाजिक सुरक्षा भी देती है। चलिए बच्चों आगे की पंक्तियों को देखते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। बच्चों पहाड़ पे जब बर्फ़ जमी होती है और जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वो बर्फ़, वो नदियाँ नदी का रूप ले लेती है और वो ऊपर से, बहुत ऊपर से वो पानी के रूप में जब नीचे आती हैं तो उसे हम झरना भी कहते हैं, है ना। तो ये जो झरना है बच्चों, ये पहाड़ियों से जब नीचे गिरती हैं तो ये एक बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाती हैं और इसे देखने में इतना सुंदर होता है ये दृश्य, इतना सुंदर लगता है ये दृश्य कि आप वहाँ मंत्रमुग्ध होकर देखते रह जा सकते हैं। साथ ही जो वहाँ जंगल होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारी चिड़ियाँ, पक्षी, ये सारे भी वहाँ उन्मुक्त होकर वहाँ विचरते रहते हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो ये बिल्कुल निर्भीक होकर, बिल्कुल बिना डरे और स्वतंत्र रूप से उन जगहों में विचरते रहते हैं। तो यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है ये मंत्रमुग्ध करने वाली है। तो ये जो झरने हैं ये बहुत ही सुंदर पानी के स्रोत होते हैं और ये जीवनदायी भी होते हैं। यहाँ से होकर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और ये नदियाँ वो मैदानी क्षेत्रों में जाकर, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन जो है वो समृद्ध करती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों में खेतों की सिंचाई इन्हीं नदियों से होती है और बहुत सारे जगहों में ये नदियाँ जीवनदायिनी क्यों कहलाती हैं? क्योंकि यहाँ के जो नदियों के जो पानी होते हैं वो बहुत सारे कामों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्रकृति बहुत ही सुंदर और जीवन से भरी हुई है। यह पंक्ति भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है। झरने अनेक झरते का मतलब है पहाड़ियों से कई झरने गिर रहे हैं, चिड़ियाँ चहक रही हैं, से यह दिखलाया गया है कि यहाँ की प्राकृतिक शांति और सुंदरता से चिड़ियाँ खुशी से गा रही हैं। मस्त झाड़ियों में मतलब झाड़ियाँ भी हरियाली से भरी हुई है, जिससे सब कुछ हरा भरा और सुंदर लगता है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इसे पढ़ने के साथ साथ अपनी पाठ्यपुस्तक में लिख भी रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे याद भी कर लेंगे। चलिए
आगे की पंक्तियों को देखते हैं। अमराई घनी है, कोयल पुकारती है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। बच्चों, अमराइयाँ क्या होती है? बताइए बताइए। हाँ, आमों की जो बगिया होती है ना, वहाँ बहुत सारे आम जब लगे होते हैं, ये अमराइयाँ घनी हैं और कोयल पुकारती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जब आम फलने का मौसम आता है तो कोयल भी कू कू की आवाज़ लगाती है ना, और आप भी उसकी नकल करते हैं तो उधर से फिर से वहाँ से आवाज़ आती है, कू कू, है ना। हाँ, तो ये कोयल भी उसी समय अपनी आवाज़, मीठी आवाज़ सुनाती है ना। और तो आप जाड़े के दिनों में क्या कोयल की आवाज़ सुनते हैं? नहीं, ये आवाज़ उसी समय और मीठी हो जाती है जब आमों की बगिया में मंजरी आने लगती है, छोटे छोटे आम आने लगते हैं, टिकोले आने लगते हैं और आप पत्थर मार मार कर तोड़ने भी जाते हैं। तो ये कोयल उस समय कुछ ज़्यादा ही मीठी आवाज़ में आवाज़ लगाती है। तो ये जो है कोयल आपकी नकल भी करती है ना। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। बहती मलय पवन क्या है बच्चों? ये मलय की पहाड़ियों से दक्षिण की ओर से आने वाली हवा है, जिसे हम लोग मलय पवन भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर हवा, यानी कि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हवा होती है कि जब गर्मी के समय में जब थोड़ी सी ठंडी हवा आ जाए तो कैसा आपको महसूस होता है बच्चों? लगता है ना, बहुत राहत भरी। हाँ, ये मलय पवन तन मन संवारती है। कहने का अर्थ है कि हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है और एक नई स्फूर्ति पूरे शरीर में जाग जाती है। तो चलिए अब इसके भावार्थ को भी देखते हैं और आप लिखिएगा ज़रूर। हाँ, आम के पेड़ बाग घने हैं, कोयल वहाँ गा रही है। मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा तन और मन को ताज़ा कर देती है। बिल्कुल बच्चों, अभी जो हमने बात कही, हाँ, अमराइयाँ घनी हैं का मतलब है कि आम के बाग बहुत घने और हरियाली से भरे हुए हैं। कोयल पुकारती है से तात्पर्य है कि भारत में कोयल का मधुर स्वर सुनाई देता है। यानी कि हमारे जहाँ आम के बगीचे होते हैं वहाँ कोयल की कूक तो ज़रूर ही सुनाई देती है। मलय पवन का अर्थ है एक शीतल और प्यारी हवा जो तन और मन को शांति और आनंद देती है, साथ ही हमें तरोताज़ा भी कर देती है। कैसा लगा बच्चों? है ना बहुत ही सुंदर कविता। चलिए आगे देखते हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। वह धर्म भूमि यानी कि हमारी जो मातृभूमि है ये बहुत ही धार्मिक है, ये हमारी कर्म भूमि भी है। और वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। बच्चों, धर्म भूमि का अर्थ क्या है? मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में विविध धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये धर्म भूमि मेरी। ये धार्मिक भी इसलिए है कि यहाँ जब आप अपने देश में घूमने निकलेंगे तो बहुत सारे धार्मिक स्थानों को आप देखेंगे। यहाँ हिंदुओं के मंदिर भी हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के मस्जिद भी हैं, गिरजाघर भी हैं, बौद्ध संप्रदाय के लोगों के भी बौद्ध स्तूप हैं, मठ हैं, और जैन संप्रदाय के लोगों के भी बहुत सारे मंदिर हैं। और भी जितने भी धर्म हैं बच्चों हमारे देश में, सभी धर्मों के लोग हमारे इस मातृभूमि में बहुत ही भाईचारे के साथ रहते हैं। तो यहाँ ये जो धार्मिक, परस्पर धार्मिक सौहार्द और मेल मिलाप, मित्रता का भाव है, जिसके कारण सभी धर्म को समान बराबर सम्मान मिलता है और सभी धर्मों के लोग बहुत ही प्रेम से हमारी इस मातृभूमि में, हमारे इस देश में मिलजुल कर रहते हैं। कर्म भूमि यानी कि हम जिस भी प्रकार के कार्य करते हैं, चाहे वो हमें देश की सेवा करनी हो सैनिक के रूप में, या हमें देश में लोगों को अपनी सेवा देनी है, चाहे वो डॉक्टर हों, इंजीनियर हों,
टीचर हो, वकील हो या जो भी जिस भी काम को करने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो भूमिपुत्र हो, किसान हो या मजदूर वर्ग हो, सभी के लिए हमारी ये मातृभूमि कर्म भूमि है। क्योंकि हम अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए, हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने सेवा को, अपने कार्यों को करते हैं, हम अपनी सेवा देते हैं। बच्चों, जब हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी कार्य को करते हैं तो क्या हमारा देश आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए। हाँ, तो आपको इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि आप खूब मन लगा के पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, वकील बनिए, ताकि आप लोगों को अपनी सेवा दे सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। हाँ, चलिए, इसीलिए ये हमारी जन्मभूमि है, यह मातृभूमि मेरी। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है और ये मेरी मातृभूमि है। देखिए, अब इसके भावार्थ को भी देख लीजिए। यहाँ कवि अपनी मातृभूमि भारत को धर्म और कर्म की भूमि मानते हैं। धर्म भूमि से तात्पर्य है कि वह भूमि जहाँ धार्मिक मूल्य आदर्शों का पालन किया जाता है। कर्म भूमि का मतलब है वह भूमि जहाँ लोग अपने कर्मों से अच्छा काम करते हैं। बच्चों, कैसी लगी कविता? मुझे उम्मीद है कि आपने इस कविता के माध्यम से अपने अंदर देशभक्ति की भावना को भी जागृत किया होगा, यानी कि आपको भी अपनी मातृभूमि से प्रेम हो रहा होगा। चलिए जल्दी से एक और चीज़ को देख लेते हैं। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि के बारे में कवि कह रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों कि हमारी जो मातृभूमि है ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बच्चों, इस कविता को आप ज़रूर अच्छे से याद कीजिए और जितने भावार्थ दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, उनको ज़रूर अपनी पाठ्यपुस्तक में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ को अगले दूसरे भाग में, और इस पाठ को हम लोग पूरा करेंगे। साथ ही हम लोग जितने भी अभ्यास कार्य हैं उसको भी करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।